सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। पहले ज़्यादातर जो वीडियोस मैंने पीवाईक्यूज़ की बनाई है वो इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। और सिर्फ ये बीएचयू क्या, मतलब हर यूनिवर्सिटी रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन एक जैसे ही देती है ऑलमोस्ट, तो हम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लस आपको पता होना चाहिए मैं DU, JNU, BHU, BBAU और इग्नू के और क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, और भी क्वेश्चन पेपर है वो भी जल्दी ही सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको पीवाईक्यूज़ दिख जाएंगे, पीवाईक्यूज़ के नाम से ही वो प्लेलिस्ट है, वो देख लेना। प्लस एक प्लेलिस्ट आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से दिख जाएगी, तो वो एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड भी कवर्ड है उसमें, प्लस मेथोडोलॉजी भी कवर्ड है। प्लस मैंने आपको मॉक टेस्ट कहाँ से करना है, यूट्यूब वीडियोज़ वो सब बता रखा है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इस बार आने वाली है ये उनके लिए है, लेकिन इसके अलावा हम ये जो है यूजीसी नेट JRF वालों के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो पेपर 1 है, ठीक है, हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1, उसमें एक यूनिट 2 है। यूनिट 2 का क्या नाम है, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के भी जो क्वेश्चन है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे ही होते हैं, मतलब जैसे क्या उसी का पार्ट होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड का ही पार्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी जो है कवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर KBC। तो आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले, आपको पता ही है। तो ये BHU के क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और उसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ अदरवाइज कॉल्ड। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रैंडम सैम्पलिंग। हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये मल्टी चॉइस, यूनिवेरिएट एनालिसिस और बाईवेरिएट एनालिसिस, इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक शॉर्ट्स बना दूंगी 1 मिनट का, जिसमें आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट में क्या डिफरेंस होता है। इसमें एक वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, सॉरी बाय मतलब 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। अभी एनालिसिस है क्या, तो इसके ऊपर हम वाइटी शॉर्ट्स बना देंगे, वहाँ से आप कवर कर लेना, या फिर यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी वो, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी आई विल लेट यू नो। रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट एक स्टेटमेंट ऑफ क्या होती है, एक रिसर्च प्रोसेस। तो ये आप ऐसे क्या ऐसे एक डेफिनेशन याद रख लो, क्योंकि आप आगे जाके क्या बनने वाले हो, रिसर्च स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो ना, राइट। तो आपको वहाँ पे आके रिसर्च करना पड़ेगा, आगे चल के थीसिस लिखना पड़ेगा। तो एक रिसर्च रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा। तो क्या है रिसर्च रिपोर्ट, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है आपके रिसर्च प्रोसेस का, कि आपने ये जब रिसर्च करी तो आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, वो आप अपना रिसर्च रिपोर्ट में तैयार करके देते हो, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR के अंदर क्या नहीं आता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। लेकिन थेसारस तो एक डिक्शनरी की तरह होता है जिसमें वर्ड मीनिंग लिखे होते हैं, सिनोनिम्स लिखे होते हैं, तो इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से कोई लेना देना है नहीं। तो आप अब हमें ये आंसर नहीं देखना, हमें ये तीनों चीज़ें याद रखनी है फॉर द कमिंग एग्ज़ाम, कि IPR आपसे पूछा जाए तो क्या क्या होते हैं IPR के एग्जाम्पल्स, तो ऑड वन आउट आ सकता है ऐसा ही, या फिर आपको ABC या AC ऐसे मल्टीपल ऐसे करके भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क यानी कि CPT, ठीक है, CTP लिख लो, या तो CTP अगर अच्छा लग रहा है तो, या TCP लिख लो। TCP आपको पता है IP में भी आप पढ़ते हो, तो TCP से आप याद रखो, TCP इज़ आवर IPR, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल आपने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में भी पढ़ा होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अ बार चार्ट और अ ग्राफ विच शोज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक बार चार्ट आपको पता है, ऐसे जो बार चार्ट बनाते हैं, या ग्राफ में हम ऐसे जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, या फिर सीधा ग्राफ भी बनता है कभी। सो ये हमें क्या बताते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस, कि कोई चीज़ कितनी बार हुई। जैसे अक्रेंस बता रहा है ना आपको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये चीज़ कितनी बारी कब हुई, तो ये आपको ये चीज़ें क्या बताती है, अक्रेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस, कि कितनी तेज़ी से चीज़ें अकर हो रही हैं। ऑफ ईच वैल्यू, हर वैल्यू का हमें अक्रेंस पता चलता है कि हर वैल्यू पे कितना ग्रोथ हुआ। ऑफ द वेरिएबल विच इज़ बीइंग एनालाइज इज टर्म्ड एज, तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राफ का मतलब ही होता है कि ग्राफ्स और बार चार्ट या ग्राफ्स की स्टडी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम। तो आपको हिस्टोग्राम से हिस्ट्री याद आएगा, हो सकता है, पर आपसे आप याद रखो हिस्ट्री नहीं समझना है इसको, हिस्टोग्राम से आपको ग्राफ्स और बार चार्ट याद आने चाहिए। अब क्योंकि देखो इस पर बार चार्ट लिखा है और ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो हमारा बार चार्ट और ग्राफ दोनों की बात कर रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट तो वैसे भी कॉमन सेंस से नहीं हो सकता, कैंडल स्टिक पता नहीं क्यों ये दे रखा है, टेबुलेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो बचा एलिमिनेशन से भी हिस्टोग्राम बचा अगर नहीं भी आता होगा तो। क्वेश्चन 5, डेप्थ ऑफ द रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो कि अगर हमें रिसर्च की गहराई को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं, तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से समझ सकते हैं। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोल और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैंने एज अ क्विज़ ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आपको याद रखना है, ये बहुत मतलब PYQ भी है, मतलब ये तो PYQ मैं करा ही रही हूँ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखो नेक्स्ट टाइम से। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आपको बताता है कि कोई रिसर्च कितनी गहरी है, कि आपने उस रिसर्च में आगे क्या क्या करने वाले हो, वो आपकी डेप्थ ऑफ रिसर्च बताता है। सो क्वेश्चन नंबर 6, द मीन ऑफ अ सेट स्कोर इज़ 50। अब एक जो मीन है, मीन आपको पता है क्या होता है, मतलब जितनी टर्म्स होती हैं उन सबको हम प्लस करते हैं, जैसे x1 + x2, जितनी टर्म्स होती हैं उन सबको प्लस करके प्लस नंबर ऑफ टर्म्स से हम डिवाइड करते हैं तो मीन आ जाता है हमारा, राइट। और उसके बाद बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को दे रखा है 10। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है, उसमें मीडियन भी आपका निकल जाएगा। तो जब मीडियन निकल जाएगा, मीडियन क्या होती है हमारी, जब हम अरेंज करते हैं उसको लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट में हम जो भी अरेंज करते हैं डिजिट्स को, लोएस्ट से हाईएस्ट डिजिट्स को अरेंज करते हैं, और जो फिर मिडल वैल्यू निकल के आती है वो हमारी मीडियन हो सकती है। अब वो मीडियन जो होता है 2 वैल्यूज़ भी हो सकती है इन केस ऑफ इवन नंबर्स, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो, और अगर ऑड है तो फिर एक ही वैल्यू निकलती है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा नया मीडियम होगा वो डबल से इंक्रीज बाय डबल, मतलब जितना वो पहले था मीडियन, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हर स्कोर को, जैसे मीन आया 50, अब ईच स्कोर यानी कि x1 + x2 x3, अब जैसे ये 1 था इसको हमने 2 बना दिया, यहाँ पे 2 था इसको हमने 4 बना दिया, यहाँ पे 3 था हमने इसका डबल कर दिया 6 बना दिया। अब ऐसे ही हमने हर नंबर को इंक्रीज़ कर दिया, तो जब हमने हर नंबर को इंक्रीज़ कर दिया तो ऑब्वियसली जो मीडियन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे बीच में 2 वैल्यूज़ बचेंगी या जो बीच की कोई 1 या 2 वैल्यू आएगी। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन थी या ऑड थी, नहीं पता ना, पर हमें ये पता है कि जो मिडल वैल्यू होती है वो बीच की होती है। तो अब हर टर्म इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली जो मीडियन जो होगा हमारा मिडल टर्म होगा वो भी डबल हो जाएगा, तो वो भी इंक्रीज़ बाय डबल। बाकी कैफे टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी जैसे मैंने बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आए तो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अब दिस इज़ अ डिलेमा क्वेश्चन, क्योंकि अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता तब इसका आंसर होता है हाइपोथेसिस। इनमें से क्या रिसर्च क्वेश्चन है, तो हाइपोथेसिस जो होता है ये एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है, किसकी, रिसर्च क्वेश्चन की ही। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो हम अज्यूम करते हैं, टेंटेटिव एजम्पशन होती है हमारी, उसी को हम रिसर्च क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं अलग तरीके से थोड़ा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे नॉट पूछा था तो नॉट का होना था प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, इवैल्यूएटिंग अ फिनोमेना, डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस, ये सब जो है रिसर्च क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो ये आई गेस क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। जितनी भी ये लिखी हुई है ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, लेकिन एक्सेप्ट इनमें से सिवाय, ठीक है, सिवाय किसी एक के कि ये की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इनमें से बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगर डायरेक्टली मैं पूछूँ इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, थोड़ा घुमा के दिया तो ऑब्वियसली रैंडम सैम्पलिंग जो हमारी होती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। देन टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डज नॉट यूज़। अगर हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, हमारे एच ओ को टेस्ट करना है, तो हमें क्या यूज़ नहीं करते। तो हम ऑब्वियसली आपको पता है हम ये सारे टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, एफ टेस्ट, स्काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम नल हाइपोथेसिस को लिए यूज़ करते हैं। पर फैक्टोरियल एनालिसिस हम ये कोई टेस्ट थोड़ी होता है, ये तो अलग से फिनोमेना एनालिसिस है, तो इसका यूज़ हम वेरिएबल्स या फैक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, ना कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो फैक्टोरियल एनालिसिस इज़ नॉट यूज्ड फॉर नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर। तो पी वैल्यू किसके लिए होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू,
पी वैल्यू मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ एक बार, तो आपको याद रखना। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज़ फॉलोड बाय, तब जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस के बाद हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद क्या बनाया जाता है, तो हाइपोथेसिस के बाद हम रिसर्च टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं कि हम पहले रिसर्च टूल्स सिलेक्ट करेंगे, उसी के बाद हम डाटा को कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे ना। और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे हाइपोथेसिस के बनाने से पहले बन जाती है कि हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम रिसर्च टूल्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर हमने टूल सिलेक्ट कर लिया कि हम ये यूज़ करेंगे अपने लिए, तो फिर हम उसी टूल्स का यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। तो ये मैंने स्टेप्स आपको अपने रिसर्च प्रपोजल वाली वीडियो में भी बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या कैसे, मतलब पूरा का पूरा मैंने सैम्पल दिखाया है कि कैसे हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ऑफ कोहर्ट ग्रुप्स कंप्लीट द सेंटेंस। इसको आगे क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ऑफ कोहर्ट ग्रुप्स यूज डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच सीक्वेंस मेजरमेंट। तो हम अपने हर मेजरमेंट के लिए, ईच सीक्वेंस मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट यूज़ करते हैं। हम इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो रिसर्चर होता है ना, उसको जिस चीज़ के ऊपर स्टडी करनी है, वो अपने उस इवेंट के बेस्ड पे अपने पार्टिसिपेंट को चूज़ करता है कि जैसे उसको रिसर्च करना है किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, तो उसको वहाँ पे सिर्फ मुंबई के लोगों पे रिसर्च करनी है। तो जितने भी लोगों को वो चुनेगा तो वो ये देखेगा क्या उन बंदों का बर्थ प्लेस बॉम्बे था या नहीं। या फिर फॉर एग्जांपल स्मोक, जो लोग स्मोक करते हैं सिर्फ हम उन्हीं को अपनी कैटेगरी में लेंगे, क्योंकि हम किसी ड्रग के ऊपर स्टडी कर रहे हैं या हम किसी, जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जैसे अगर वो वहाँ के रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं तो वो कॉज जानना चाहते हैं कि स्मोकिंग का लत या ड्रग्स की लत कैसे लग जाती है लोगों को, तो वो सिर्फ अपनी स्टडी में किन लोगों को लेंगे, जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कोहर्ट ग्रुप्स। कोहर्ट ग्रुप्स मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स करके उन लोगों की स्टडी कर रहे हैं। स्मोक है तो अब सिर्फ स्मोक वाले लोगों की कर रहे हैं, बॉम्बे है तो सिर्फ हम उन लोगों की स्टडी कर रहे हैं जो बॉम्बे में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इसमें इसलिए इसका आंसर है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में कोहर्ट ग्रुप्स की जब स्टडी होती है तो हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स यूज़ करते हैं फॉर ईच सीक्वेंस मेजरमेंट। मेजरमेंट यहाँ पे मतलब क्या, बर्थ प्लेस, ठीक है, कोई हैबिट जैसे स्मोकिंग, तो हर उसके लिए हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट यूज़ करेंगे। अब स्मोक के अंदर जो पार्टिसिपेंट आएंगे वो अलग होंगे, जो बॉम्बे में पैदा हुए हैं वो अलग होंगे, राइट। या स्मोक का छोड़ो यार, जो ड्रिंक में आए हैं वो अलग पार्टिसिपेंट होंगे। तो मतलब आप समझ गए होंगे कॉन्टेक्स्ट समझाने का। अब ये मत बोलना कि जो स्मोक करते हैं वो ड्रिंक भी करते होंगे, जो स्मोक करते हैं वो बॉम्बे में भी रहते होंगे। मैं एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, A deductive theory is one that obviously involves testing an explicitly defined hypothesis। तो डिडक्टिव थ्योरी में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इंडक्टिव थ्योरी में हाइपोथेसिस बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि डिडक्टिव थ्योरी में क्या होता है, हमारे पास एक ऑलरेडी थ्योरी होती है, ठीक है, उसी को हम प्रूफ या डिसप्रूव करते हैं। तो जब हम किसी थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करने चाहते हैं तो हम खुद का हाइपोथेसिस हमें बनाना होता है पहले, उसको आखिरी में, ताकि एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम एक्सप्लिसिटली हाइपोथेसिस बनाते हैं, नहीं पता हो तो अब इससे याद रख लेना। क्वेश्चन 14, मेटा डाटा इज़ द डाटा दैट, मेटा डाटा क्या होता है, डिस्क्राइब्स द अदर डाटा। और सिंपल सी डेफिनेशन है, जो दूसरे डाटा को डिस्क्राइब करे वो मेटा डाटा है, ठीक है। रेंडमाइजेशन इज़ डन टू, तो जब हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं या रैंडमली किसी पर्सन को चूज़ करते हैं तो हम क्यों करते हैं, ताकि हम बायसनेस रिड्यूस कर सकें, ताकि हमारे में कोई पार्शियलिटी ना हो। हमारे पास इतने सारे लोग थे, अगर हम चाहते, अगर हम फेवरेटिज्म करते तो अपने सिर्फ पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों को ही लेते, लेकिन हमने इतने बड़े ग्रुप में से किसी भी 10 बंदों को या 5 बंदों को ऐसे रैंडमली उठा लिया, तो उसमें क्या होता है, हर बंदे के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो इसलिए इसमें क्या होता है, बायसनेस कम हो जाती है रैंडमाइजेशन की वजह से। अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी देखें तो ये बात सही है। देन क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो टेप्स इन। तो हमारा जो डाटा है, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हमने अगर नेट से नोट्स बनाया या रिकॉर्डिंग की है या वीडियो लेके, जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह में वीडियोस लेते हैं, तो हम इसका मतलब कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो हम सर्वे वगैरह करते हैं, फैक्ट्स वगैरह, तो उसमें तो हमारा पूरा टेबल बनता है,
ठीक है, उसमें हम नोट्स, वीडियो टेप्स, रिकॉर्डिंग्स थोड़ी करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम, क्योंकि हम लोगों का ओपिनियन वगैरह ले रहे होते हैं, व्यूज़ सुनते हैं, तो इसलिए हम इस फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ। ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि बेसिक थ्योरी यानी कि हमारी फंडामेंटल थ्योरी का यूज़ हम कब करते हैं? ऑफन, ठीक है, जनरली हम कब करते हैं? जब हमें पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनाने हों इवैल्यूएशन रिसर्च के, ठीक है, सॉरी इवैल्यूएशन रिसर्च कह रही हूँ, जब हमें पॉलिसीज़ या प्रोग्राम इवैल्यूएशन करना हो, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च या पॉलिसीज़ बनानी हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी। बाकी 3 एग्जाम्पल भी पढ़ लो। अंडरस्टैंडिंग द कल्चर तो एथनोग्राफिक स्टडी हो गई। डाटा को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, या फिर हम इसमें काइट स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स, जब हम फैक्ट स्टडी कर रहे हैं, अब फैक्ट्स में हम किसी भी क्वान्टिटेटिव स्टडी करेंगे, राइट। क्वान्टिटेटिव यानी कि एम्पेरिकल स्टडी करेंगे फैक्ट्स की, और क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी जो क्या है, क्वालिटेटिव का पार्ट है, तो क्वालिटेटिव का पार्ट है यानी कि जिसमें हमारे ओपिनियंस या व्यूज़ की बात हो रही हो। तो जब ग्राउंड लेवल पे भी हम जब पॉलिसी बनाते हैं तो हम पहले हमें क्या करनी होती है, एक ट्रिक है ये, जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको इवैल्यूएट करते हैं, तो हम ग्राउंड लेवल पे करते हैं चीज़ें, तो इसलिए ग्राउंडेड थ्योरी, इससे आप ऐसे याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। सही बात है। वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड टू द थियोरेटिकल कंसेप्ट। जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, वो थियोरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं होते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ए इज़ ट्रू और बी इज़ फॉल्स, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो थियोरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, वो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था नॉट। वेरिएबल्स हम थ्योरी की बेसिस पे तो चूज़ करेंगे कि हमें कौन से 2 वेरिएबल्स चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ लीगल रिसर्च। तो इसमें से कौन सी कैटेगरी जो है लीगल रिसर्च की नहीं है? तो लीगल रिसर्च में आप क्या करते हो? लीगल रिसर्च आपको पता चल गया, लॉ से रिलेटेड कोई रिसर्च है, तो आप प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ लॉ, राइट, ये इस कैटेगरी को आप चूज़ कर सकते हो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो, लीगल रिसर्च करना चाहते हो। ह्यूमैनिटीज़ का भी कोई एस्पेक्ट ले सकते हो अपनी स्टडी में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस ये सब चीज़ें होती हैं जो कि लीगल रिसर्च के अंडर आती हैं। देन आप सोशल साइंसेस, जो क्योंकि लीगल रिसर्च सोशल साइंसेस का ही पार्ट है, राइट, तो सोशल साइंस का भी आप एक्सपेक्ट यूज़ करोगे। अब यहाँ पे लिखा है पैरासिटिक डिसिप्लिन ऑफ लॉ, अब इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पैरासिटिक डिसिप्लिन ऑफ लॉ का हम कोई कैटेगरी होती ही नहीं है, ठीक है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू कॉल्ड। तो मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर बताया था, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक से बताया है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब इसका ट्रिक का मतलब आपको अगर समझना है तो शॉर्ट्स में वहाँ जाओ, आपको सीधा टाइप 1 टाइप 2 की एरर की मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं कमेंट सेक्शन में एक शॉर्ट जो है पिन कर दूँगी। तो इसका आंसर है टाइप 1 एरर, और मैं इसको आपको याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिसर्च स्टडी वन ऑफ द वेरिएबल सिलेक्टेड वाज। एक बंदा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसने एक वेरिएबल सिलेक्ट किया स्टूडेंट, ठीक है, पेरेंट्स, ऑक्यूपेशन, और एक वेरिएबल उसने सिलेक्ट किया पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन का, जैसे बिजनेस, फार्मिंग, सर्विस एक्सेट्रा। ये एक वेरिएबल इसने ये यूज़ किया और एक वेरिएबल उसने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन का यूज़ किया। देन व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ दिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनल, ठीक है। अब आपको ऑर्डिनल, नॉमिनल ये सब का डिफरेंस बताना चाहिए। तो ऑर्डिनल में सिर्फ ये नाम में होती है लिस्ट, नेम ऑन द बेसिस ऑफ नेम, यहाँ पे ये होते हैं नेम लिस्ट, यहाँ पे रैंक होती है यहाँ पे, ठीक है, इंटरवल रेशियो, और ये 2 होती हैं। यहाँ पे एक में क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। इंटरवल होता है ना, आपको मतलब हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप इसको चूज़ कर सकते हो। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक। ये बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। तो आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, तो मतलब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई एरर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड कोई एरर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी किसका? ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, ठीक है। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज। तो हमें सैम्पल साइज अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे कॉच ट्रेंस फार्मूला
के थ्रू आप सैम्पल साइज़ पता लगा सकते हो। तो ये इसका अभी याद रखो, कॉचरन फार्मूला क्या होता है। एक सेकेंड। कॉचरन फार्मूला मतलब ऐसा फार्मूला जो कि हेल्पफुल हो इन डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज़। जो फार्मूला होता है स्पेशली जो होता है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है, जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन की सिचुएशन हो तब हम ये यूज़ करते हैं। तो इसके आगे एक्स्ट्रा अगर मैं पॉइंट बता दूँ, और कॉचरन्स फार्मूला जो होता है एक आइडियल सैम्पल साइज़ को डिनोट करता है, ठीक है, और उससे हम एक आइडियल सैम्पल साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल को, डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल जो हमें चाहिए वो भी इसका भी पता लगा सकते हैं। इसमें एक प्रिसीजन, जो क्वालिटी ऑफ प्रिसीजन है वो अच्छा होता है, ठीक है। एंड इसमें एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन होता है ऑफ द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, तो एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन भी होता है। रुसाल 2000 इंडेक्स जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको पता कर लो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक इंडेक्स होता है। तो सार्ट्स फार्मूला नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, मैंने सर्च किया मुझे तो नहीं मिला। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फार्मूला है ये, जिसमें हम दो वेरिएबल्स को के बीच का रिलेशन चेक करते हैं कि इनका आपस में कितना क्या रिलेशन है विद अ मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक जो एक जैसा फंक्शन होता है, जो हमेशा एक जैसा फंक्शन चलता आ रहा है, ठीक है, बार बार, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला यूज़ किया जाता है कि दो रैंक कोरिलेशन के बीच में, दो रैंक वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड होता क्या है, तो केस स्टडी मेथड मतलब इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिसर्च। सही बात है, जब आप किसी की केस स्टडी लेकर बैठोगे ना तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, देयर आर मैनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर। अब केस स्टडी जब मेथड हम यूज़ करते हैं तो हमारे बहुत चांसेस होते हैं कि उसमें एरर आ सकता है। देन थर्ड ऑप्शन, केस स्टडी मेथड इज मेनली क्वालिटेटिव इन नेचर। तो केस स्टडी हमको पता है क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। अब यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटेटिव, तो चाहे अगर हमें दो ऑप्शन नहीं भी पता थे अगर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीसरे या चौथे में से ही होगा। तो अगर आपको पता है कि केस स्टडी क्वालिटेटिव है तो फोर्थ ऑप्शन क्वांटिटेटिव वो नहीं होगी। द लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन हैज़ एन एडवांटेज ओवर रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन because it is possible to control the effect of two secondary variables. So this is right statement कि जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा माना जाता है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन के ऊपर, कि आप रैंडमली चीज़ें यूज़ करो और एक तरफ आप लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का यूज़ करो कि स्क्वायर करके डुप्लीकेट करके चीज़ें यूज़ करो, तो स्क्वायर वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ टू सेकेंडरी वेरिएबल्स, क्योंकि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में हम दो सेकेंडरी वेरिएबल्स का जो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन यूज़ करते हैं। रैंडम अगर डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो आप उसमें अपना जो इफ़ेक्ट, आपका जो रिज़ल्ट है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अब ए स्क्वायर इंटू टू, सॉरी यहाँ पे ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन हैज़ 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें कितने हैं? 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे 6 नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा 6 तो नहीं है, तो बी इज़ फॉल्स। मतलब फैक्टोरियल मतलब आप इसके कितने फैक्टर्स बना सकते हो, तो मतलब जैसे ये 4 है तो 4 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2। 8 है तो 8 के कितने बनेंगे? 3। 2, 2 और 2, तो अब लेकिन है ही 2, तो इसमें से सबका एक एक फैक्टर ही बनेगा, राइट। तो इसलिए उसमें लिखा था 6, तो 6 नहीं है, 3 ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अब 26 पे हम पहुँच गए। अ रिसर्चर इज़ इन्वेस्टिगेटिंग टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ईयर राउंड स्कूलिंग। एक रिसर्चर था, उसको ये काम मिला था कि आपके टीचर का एटीट्यूड पता लगाना है कि जो टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कैसा एटीट्यूड है किसकी तरफ? स्कूल के प्रति। शी इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स फ्रॉम स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्कूल। तो वो जो रिसर्चर थी, मतलब कोई औरत थी, तभी शी यूज़ हुआ है, तो स्मॉल स्कूल, लार्ज स्कूल और मीडियम स्कूल्स पे जाके टीचर्स का एटीट्यूड देखती थी, ठीक है। विच सैम्पलिंग प्रोसीजर शुड बी यूज्ड बाय हर। तो उसको ऐसी रिसर्च करने के लिए कौन सा सैम्पल लेना चाहिए? टू इंश्योर हर सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्कूल, ताकि उसका जो सैम्पल साइज़ हो वो सारे स्कूल को रिप्रेजेंट करे।
मतलब सारे स्कूल, चाहे लार्ज स्कूल, स्मॉल स्कूल और मीडियम स्कूल, तो हर स्कूल को उसका सैम्पल साइज़ रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब इसमें से उसको कुछ टीचर्स लेने पड़ेंगे लार्ज स्कूल में से, कुछ टीचर्स उसको स्मॉल स्कूल में से लेने पड़ेंगे और कुछ टीचर्स उसको मीडियम स्कूल में से लेने पड़ेंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना कि तीनों को वो रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो ऐसी कौन सी सैम्पलिंग होती है, तो आपको पता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग हेटेरोजीनियस ग्रुप में से हम कुछ लोगों को होमोजीनियस ग्रुप ले लेते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द, और इसकी के उल्टा होती है क्लस्टर सैम्पलिंग, वो भी आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन अमेंडिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन को जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, प्रिवेलिंग यानी कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, अगर हम उसे अमेंड करना है, बदलना है, तो हम कौन सी रिसर्च का यूज़ करते हैं? एक्शन रिसर्च। मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन 28, इफ़ देयर आर 8 कैटेगरीज और क्लासेज इन अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आपको पता है, पढ़ा भी होगा। तो इसमें 8 कैटेगरीज है और क्लासेज हैं। अपने जब ये टेस्ट कर रहे थे तो आपने 8 कैटेगरीज ली थी। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम? द डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो 7 होगा। तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको अलग अलग तरीके से समझने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा अंडर मोर टास्क सिचुएशन। तो अंडर मोर नेचुरल सिचुएशन। तो नेचुरल सिचुएशन के अंदर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा को और अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 30, स्टेटमेंट ए, अ केस स्टडी कैन बी यूज ओनली इन अ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ऐसा तो नहीं है कि केस स्टडी सिर्फ हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ की केस स्टडी हो ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है। बी, द अप्रोच ऑफ केस स्टडी इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल एटमोसफेयर। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब हम केस स्टडी कर रहे हों तब हम आर्टिफिशियल एटमोसफेयर लेकर चले, कि मतलब हम केस स्टडी जो है नेचुरल सेटिंग में कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन फॉल्स है, जो कि है राइट आंसर। 31, विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन व्हाट विल बी। तो ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें हम फ्यूचर का स्टडी कर रहे होते हैं, कि ऐसा अगर आज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अब आगे क्या होगा, व्हाट विल बी। ठीक है, किस प्रकार का अनुसंधान क्या होगा पर फोकस करता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फोकस करता है फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट पे। 32, क्वेश्चन नंबर 32 हो गई, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग। तो अब अगर हमें प्रॉपर सैम्पलिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा ऐसा टेक्निक है या फ्रेम, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस लिखे हैं, जो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वो अप टू डेट हो, कंप्लीट हो और अफोर्डेबल हो फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग। तो हमारा सैम्पल फ्रेम जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। मतलब जो भी आपने सैम्पल साइज चूज़ किया है, ठीक है, कि अब मैं इतने सैम्पल पे काम करूँगा, तो वो सैम्पल जो है अप टू डेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत पुराना सैम्पल यूज़ कर रहे हो। और वो सैम्पल जो है अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप सैम्पल उठाए वो कंप्लीट सैम्पल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे सैम्पल फ्रेम। जो चीज़ अफोर्डेबल हो, कंप्लीट हो और अप टू डेट हो, उसको क्या बोलते हैं? सैम्पल फ्रेम। 33, व्हाट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन की एक मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, फ्रेमवर्क जहाँ पे वर्ड है वो रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन होगी। अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ऑलरेडी हम जो पिछले मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के, 2 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 31 सेट का ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 31 सेट में मान लो आप 200-300 क्वेश्चन में एक साथ करा चुकी हूँ एक ही वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका प्ले लिस्ट का लिंक ही डाल दूँगी मैं पूरी रिसर्च मेथडोलॉजी का। क्वेश्चन 34, इफ़ अ स्टडी इज़ रिलायबल दिस मीन्स दैट। अगर स्टडी रिलायबल है मतलब कि उसके जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं, कि सेम सिचुएशन में जब हम सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट जो है एक जैसे आ रहे हैं। तो जहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं वो है हमारा द मेजर डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट्स आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन। मतलब अलग अलग टाइम पे हमने रिसर्च की लेकिन कंटेक्स्ट वही था, सिचुएशन वही थी, बस हमारा टाइम अलग था। अलग अलग टाइम पीरियड पे सेम चीज़ पे हमने सेम रिसर्च की तो हमारा जो रिजल्ट आया वो स्टेबल था। ठीक है, तो कंसिस्टेंट था, तो वो उसको हम बोल देंगे रिलायबल। और वैसे ही अगर बोला जाए वैलिड रिसर्च, तो वैलिड जो होती है वो हमारी रिलेटेड होती है एक्यूरेसी से। वैलिडिटी हमारी एक्यूरेसी होता है, मैंने बता दिया। तो एक्यूरेसी का मतलब कि जो हम मेजर करना चाहते थे क्या वो हम सच्ची में वही मेजर कर रहे हैं या फिर हम कुछ और मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारी वैलिडिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ethical norms in research does not involve guidelines for which of the following।
तो एथिक्स जब हमारा बोलते हैं ना कि प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, तो वो एथिक्स से रिलेटेड होता है। तो हमारा या तो कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो आप ये इसका मतलब क्या है, आप अनएथिकल हो रहे हो, मतलब एथिक्स के आप खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। तो ये इस एथिकल नॉर्म्स का पार्ट होगा। देन पेटेंटिंग पॉलिसी, अगर आपने किसी ने पेटेंट राइट ले रखा था और आपने उसका ब्रीच कर दिया, ठीक है, आपने भी वो यूज़ कर लिया, आपने मतलब ऐसा सेम डिज़ाइन बना लिया, बल्कि पेटेंट उसका किसी और के पास था, तो तब भी एथिकल नॉर्म्स का ही अंडर ही आएगा। डाटा शेयरिंग पॉलिसी, आपने किसी को बिना बताए उसका डाटा शेयर कर दिया, तो ये भी क्या है, एथिकल नॉर्म्स है, आपका एथिकल नॉर्म्स के खिलाफ है बेसिकली। तो इस ये गाइडलाइंस एथिकल नॉर्म्स में ये इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड गाइडलाइंस आ चुकी है। थीसिस का फॉर्मेट आपके एथिकल नॉर्म्स के अंदर थोड़ी आता है, वो तो आपको फॉर्मेट होता है कि आपका एक रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो थीसिस फॉर्मेट का एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। देन 36 क्वेश्चन, डैश इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो अपनी क्या क्या यूज़ करते हैं, जब आप कोई चीज़ अज्यूम करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हो कि अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ। देन नॉलेज का यूज़ करते हो, आप अपनी नॉलेज का भी यूज़ करते हो हाइपोथेसिस बनाते टाइम। देन थ्योरी का भी यूज़ करते हो, जो थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है, पहले से ही मार्केट में आई हुई है थ्योरी, मतलब मार्केट में इन द सेंस गूगल स्कॉलर पे या ऑथर्स ने डाली हुई है, तो वो भी आप थ्योरी पढ़ोगे और उस बेसिस पे आप हाइपोथेसिस बनाओगे। अब ऊर्जा, एनर्जी, ये तो इन्वायरमेंट का होता है, इसका तो कुछ दूर दूर से कुछ लेना देना ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऑप्शन भी थोड़ा ढंग का भी बना सकते थे, वैसे ऑप्शन ये अजीब सा बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको हम क्वान्टिटेटिव टर्म्स पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। यहाँ पे होता, अगर नॉट नहीं होता, बोला होता कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स, तो तब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है, क्वान्टिटेटिव है। इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस, सब क्या है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन 38, साइटेशन स्टाइल। ये आपको मैंने सारे स्टाइल्स बताए थे जब मैंने एक बिब्लियोग्राफी वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से APA, MLA, शिकागो स्टाइल, ये सब होता है, ठीक है। ओयो कोई स्टाइल नहीं होता, ओयो तो मतलब एक जगह का नाम है। देन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च। एक होती है डॉक्ट्राइनल रिसर्च, डॉक्ट्राइन मतलब होता है हमारे आइडियाज़, हमारी आइडियोलॉजी, ठीक है, ये होती है हमारी डॉक्ट्राइन्स, आइडियोलॉजी। तो वो जब हम आइडियाज़ अपनी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोई रिसर्च करते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट हो गए, ठीक है, लिबरलिस्ट, तो ये क्या डॉक्ट्राइनल रिसर्च होती है, जब किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर उस बेसिस पे रिसर्च कर रहे हो। एक होती है नॉन डॉक्ट्राइनल, जिसमें आप कोई आइडियाज़ या आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते हो, तो इसमें बोले नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन डॉक्ट्राइनल फीचर, नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च। तो इसका मतलब ये पूछना क्या चाहता है, अगर इस क्वेश्चन को सीधा करके पूछूं कि इसमें से कौन सा डॉक्ट्राइनल रिसर्च का पार्ट है, नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च का कौन सा पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डॉक्ट्राइनल रिसर्च का पार्ट है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड लीगल प्रिंसिपल्स एंड अपीलेट कोर्ट डिसीजंस। तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ना हम, लीगल आइडियोलॉजी, ये लॉ की आइडियोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है, डॉक्ट्राइनल रिसर्च का पार्ट है। तो इसका मतलब ये नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च का पार्ट नहीं होगा। बाकी बचे 2, 3 और 4, इनको पढ़ोगे तो ये तीनों ऑप्शन जो है डॉक्ट्राइनल रिसर्च को दर्शाते हैं। तो इससे हम ये तीनों नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च को समझाते हैं। तो इसको भी याद रखो कि नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च होती क्या है। तो नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च का मतलब ऐसी रिसर्च जिसमें डॉक्ट्राइन्स पे कम एम्फेसिस हो, मतलब जो डॉक्ट्राइन्स है, हमारे सिद्धांत है, उन पे कम बल डाला जाए, तो तभी तो वो नॉन डॉक्ट्राइनल होगी, क्योंकि उसके डॉक्ट्राइन्स पे कमी है। देन इट सीक्स टू आंसर ब्रॉडर एंड न्यूमरस क्वेश्चन। तो जो नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च होती है वो ब्रॉडर और न्यूमरस क्वेश्चन का आंसर करती है। वेरेज ऑन द डॉक्ट्राइन रिसर्च में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी तक, एक पर्टिकुलर सिद्धांत तक ही स्टिक होते हैं, तो हम इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं रखते, एक हम नैरो कॉन्सेप्ट रखते हैं उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट ब्रॉडर हो जाए, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, मतलब नॉन डॉक्ट्राइनल है, कि किसी एक तक सीमित हम नहीं हैं। फिर नॉन डॉक्ट्राइनल रिसर्च, इट में इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रिसर्च टूल्स एंड परस्पेक्टिव्स नॉट पेकुलर टू लॉ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम रिसर्च टूल और पर्सपेक्टिव यूज़ करें वो लॉ से रिलेटेड हो। नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में हम कोई भी रिसर्च टूल और कोई भी पर्सपेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं जो केवल विधि तक सीमित नहीं होता, ठीक है, जो लॉ तक सीमित नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ तक सीमित हो तभी हम यूज़ कर पाएंगे उसको। नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म के जो फादर है वो ऑगस्ट कॉम्टे हैं, आपको पता है, तो ये सही स्टेटमेंट है पॉजिटिविज्म की, नॉट ट्रू पूछी है। मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन में को वो डिनाई करते हैं। ये मैंने आपको पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म का भी एक शॉर्ट बनाया हुआ है,
वो भी आपको मैं लिंक दे दूँगी, तो वो भी देख लेना कि पॉजिटिविज़म क्या होता है और नॉन और ये पोस्ट पॉजिटिविज़म क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। तो पॉजिटिविज़म हमेशा साइंस की बात करेंगे हर जगह पे, आप देखोगे तो ये मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन के खिलाफ होते हैं, ठीक है। कि उनको लगता है कि सब जो है मतलब मेटाफिजिक्स क्या मतलब कि हर जगह जो यूनिवर्सली ट्रू हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट एम्फसाइजेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, सही बात है। पॉजिटिविस्ट जो थे ऑब्जेक्टिविटी में मानते थे और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे वो सब्जेक्टिविटी में मानते थे। ऑब्जेक्टिविटी में मानते थे मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में मानते थे, क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में मानते थे तो मतलब इम्पेरिकल। अब क्वांटिटेटिव और इम्पेरिकल है तो मतलब क्वालिटेटिव तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था इनमें से क्या नहीं है पॉजिटिविज़म, तो पॉजिटिविज़म ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं है। तो ये हमारे शुरू हो गया पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम क्योंकि हम इस लेक्चर में सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऑलमोस्ट हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हाँ 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने एंड तक देखा, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। प्लीज़ आप इस चैनल को learningmantra.pb को सब्सक्राइब कर लेना, इसी में आपको ट्रिक्स के साथ अलग अलग वीडियोस में बढ़ाती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा, और बाकी जो क्विजेज़ और पोल्स होते हैं, पेपर 1 के लिए भी क्विजेज़ एंड पोल्स होते हैं, रिसर्च के लिए भी क्विजेज़ एंड पोल्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉल साइंस की हो तभी ज्वाइन करना है, वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें अलग अलग तरीके के पेपर 1 के आपको बहुत सारे 31 सेट्स मिल जाएंगे, सिर्फ रिसर्च के नहीं, टीचिंग के, कम्युनिकेशन के, लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज़ के 31 सेट्स। मतलब क्या 31 सेट्स, यानी कि जो अलग अलग कोर्सेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, 31 सब्जेक्ट होते हैं टोटल UGC नेट में, उसमें जितने भी PYQs आए हैं पेपर 1 से, वो सब मैंने एक जगह कंबाइन करके अवेलेबल करा दी हैं, तो वो आप देख सकते हो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।